हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अभी फाइन होंगे, हेल्थ आपकी सही होगी। एंड बस इस लॉकडाउन पीरियड में हमें यूं ऐसे ही पढ़ते जाना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है। चलिए, सो माय नेम इज़ राज त्रिपाठी एंड यस, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ आपको बताया था कंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन के बारे में। तो मैं जरा एक बार वहीं से वापस आपको ले जा रहा हूं। कंसिस्टेंट इक्वेशंस, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसमें एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस मिलते हैं, वन और मोर सॉल्यूशंस। एंड फिर हमने देखा था इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसमें नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इनफाइनाइट तो वन और मोर में आ ही जाएगा, जिसमें नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अच्छा, वन सॉल्यूशन, देन वन और मोर। सो पता है टेक्निकली वन और मोर का मतलब होगा इनफाइनाइट, एंड देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सो वन सॉल्यूशन, वन और मोर किस में आ जाएगा? कंसिस्टेंट में आ जाएगा। एंड डज नॉट एग्जिस्ट किस में आ जाएगा? इनकंसिस्टेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो समझ है ये यहाँ पे क्लियर है। अच्छा, फिर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी आपको, ट्राइवियल सॉल्यूशंस। मैं वहीं आपको ले जा रहा हूँ। मुझे कुछ एमसीक्यूज आपको करवाने हैं, फिर उसके बाद हम वापस एनसीईआरटी पे आ जाएंगे। सो आप एक काम करना, वैसे भी एनसीईआरटी पे जो अपनी 4.6 है वो तो खत्म नहीं हो गई थी। एक काम करो, 4.6 पहले खत्म कर देते, फिर मैं ट्राइवियल नॉन ट्राइवियल के जो मुझे एमसीक्यू करवाना है वो करवाता हूँ। ठीक है, जिससे आपका आपका जो कंटिन्यूशन है वो डिस्टर्ब ना हो। सो एक बार खाली ये रिवाइज कर लेते हैं। ट्राइवियल सॉल्यूशंस, सो ट्राइवियल सॉल्यूशन x, y, z ऑल द थ्री वेरिएबल्स आर 0। अच्छा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप में से किसको याद है? ठीक है, कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थ्री वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या थी? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स a1x plus b1y plus c1z is equals to d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, a3x plus b3y plus c3z is equals to d3, है ना। अब इसमें अगर जो ट्राइवियल सॉल्यूशंस होगा, अच्छा, इनवर्स सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये था, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b, जहाँ a इनवर्स इज लाइक 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, 0 है या नहीं है। 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, 0 है तो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा या तो फिर सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। फिर आपको देखना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को। ठीक है, ओके। सो ये मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। अब मैं आ जाता हूँ ट्राइवियल सॉल्यूशंस। तो ट्राइवियल सॉल्यूशंस का मतलब हुआ कि ऑल द थ्री वेरिएबल्स आर 0 एट द सेम टाइम। मतलब वन ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी 0 0 0। आई डोंट से, और रादर आई कैन नॉट से completely, और आई कैन नॉट से विथ कंफर्मेशन कि सिर्फ हमें यही सॉल्यूशन मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा, तीनों 0 मिलेंगे एट द सेम टाइम।
ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये एक सॉल्यूशन पक्का है। 0 0 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्या यही एक सॉल्यूशन मिल रहा है कि इसके सिवाय भी कुछ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है? ये डिपेंड करता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर। ठीक है, सो अगर जो ट्राइवियल सॉल्यूशंस होंगी देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी, कैसी दिखती होंगी? तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मस्ट बी, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना ये नहीं होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट JEE। हम अभी कॉम्पिटिटिव के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट NCERT। ठीक है, सी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा यहां पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहां पे होगा कुछ इस तरीके से। कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, पूछो क्यों? क्योंकि यार x y z तीनों 0 रखोगे तो ये इक्वेशन तो वेरीफाई हो ही रहे हैं। x0 y0 z0 तीनों का सम 0, तो ये इक्वेशन ये इक्वेशन ये इक्वेशन डेफिनेटली वेरीफाई होगा। तो अगर जो ट्राइवियल सॉल्यूशन है तो कंफर्म है कि कांस्टेंट टर्म 0 0 0 होगा। ये कांस्टेंट टर्म 0 होगा, ये कंफर्म है अगर जो ट्राइवियल सॉल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कुछ ऐसे दिखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ओके। अब यहां पे भी दो बातें हैं ना, अगर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ट्राइवियल सॉल्यूशंस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है, तो यहां पे भी दो बातें होंगी। क्या? लिख लो पहले। सो यहां पे और कौन सी बातें होंगी? यहां पे एक ये भी कंसेप्ट हमें मिल रहा है, लॉजिक मिल रहा है कि यार ये मैं अगर जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का मैं डिटर्मिनेंट ले लूं विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो मुझे 0 नहीं भी मिलेगा और 0 भी मिल सकता है। यार बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है ये, मतलब कॉम्पिटिटिव में ये हाइट पे अब धीरे धीरे हम जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोग को ये जो कंप्लेन थी कि कॉम्पिटिटिव हम अभी नहीं टच कर पा रहा है, यहीं पे कर पा रहे हैं। और मैं आपको अभी आज के आज जो MCQ बताऊंगा, आप बोलोगे सर ये तो सब लेटेस्ट में पूछे गए सम्स हैं, और यही कॉन्सेप्ट पे रिगार्डिंग। देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, जहां पे मैंने मैट्रिक्स ए, जहां पे मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने लिया है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो अगर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और अगर जो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सिर्फ यही एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये तो एक सॉल्यूशन है, ये हमें पहले से पता है ये एक सॉल्यूशन है, ये हमें पहले से पता है। तो अगर जो ये एक सॉल्यूशन है और यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर दूसरा सॉल्यूशन सेट कौन सा होगा? पॉसिबल नहीं है ना। आपको समझ में आ रहा है? एक तो हमें पहले से पता है कि 0 0 0 इसका एक सॉल्यूशन है, फिर हमें यह पता चला कि बॉस यूनिक सॉल्यूशन है, तो मतलब क्या हुआ भैया? मतलब ये हुआ कि यूनिक सॉल्यूशन यही है। ठीक है, सो x y z इज इक्वल्स टू 0 0 0 इज यूनिक सॉल्यूशन विच एग्जिस्ट। तो और कुछ इसमें डिस्कशन के लिए बचा ही नहीं है ना। लेकिन अगर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, इन दैट केस क्या पॉसिबिलिटी होगी? तो इन जनरल, वैसे मैं इन जनरल बोलूं, इन जनरल कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया तो दो पॉसिबिलिटी होती है, एक या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा, दूसरा सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर से एक बार, अगर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, आज के लेक्चर में मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, अगर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 मिल रहा है
तो या तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा। अब सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, क्योंकि सॉल्यूशन ऑलरेडी मिल गया है, तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बचा है ना। सो अगर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 है, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ये एक थॉट यहां से मुझे मिल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एक थॉट यहां पे मुझे मिल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। चलो और एक बात, अब ट्राइवियल सॉल्यूशन को तो आप समझ चुके हो कि भाई इसमें एक्स वाई जेड ऑल द 3 वेरिएबल्स आर 0 एट द सेम टाइम। अब नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, पहले आप इतना लिख लो। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस के बारे में कि भाई नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस। अगर जो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है ठीक है, इफ नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन इज देयर, है ना, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऐसी तो नहीं होंगी, क्योंकि इसमें तो एक्स वाई जेड तीनों के तीनों सॉल्यूशन 0 हैं। लेकिन और एक क्वेश्चन यहां से, मतलब और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां से हमें मिल रहा है कि अगर जो इफ, मैं इसी में चेंज करके लिख रहा हूं, ठीक है, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसे मिटा रहा हूं, राइट, if system of equation is above, मतलब कि ये अगर तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है एंड वी आर गिवन दैट नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस आर देयर, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। Are you getting my point? तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा। ठीक है, वहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं आपको, अगर जो सॉल्यूशन मिलता ही नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अगर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है, सी इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन लुक्स लाइक दिस एंड non-trivial solutions are there, then determinant of A is equals to 0। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, non-trivial solutions are there, then determinant of A is equals to 0। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई थिंक मुझे MCQ ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि फ्लो में हम आगे बढ़ चुके हैं, तो मैं ये फ्लो को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। ओके, आप लिख लो, फिर मैं MCQ में ही कंटिन्यू बढ़ रहा हूं। तो आप क्या करो कि आप MCQ के लिए आप MCQ भी कंटिन्यू में ही लिखना चालू कर दो, और जब खत्म हो तब उसके बाद जो NCERT के बचे वो 4.6 के क्वेश्चंस हैं वो देख लेना। उसमें भी देखो, वैसे तो मैंने बेसिक आइडिया बता ही दिया है आपको, तो वही बेसिक आइडिया आपको अप्लाई करना है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चंस किया भी था, वो z की वैल्यू हमने गलती की थी -3/2, याद आ रहा है? उसको छोड़ के मतलब वही पैटर्न पे है सब कुछ, खाली एक लास्ट वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो खाली एक बार देख लो, फिर उसके बाद मिसलेनियस पे चले जाएंगे हम। सो वी स्टार्ट MCQs, राइट। फर्स्ट है द सिस्टम of
equations, the system of equations ax plus y plus z is equals to a minus 1, x plus ay plus z equals to a minus 1, x plus y plus az equals to a minus 1 has no solution. So this equation has no solution, right? If A is ऑप्शन है 1 नॉट -2, B या तो -2 है या तो 1 है, C या तो -2 है या तो 1 है, और D -2 है, ठीक है। और ये है EEE 2005 का क्वेश्चन। ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ जाते हैं मित्रों। लिख लिया है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दिस सेट ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन है तो एक बात तो कंफर्म है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लो आप, राइट। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट A11 1 A1 1 1 A, ठीक है। अब पता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो किसी के दिमाग में, कईयों के दिमाग में आएगा कि सर अब ठीक है डायरेक्ट एक्सपांशन ले लो, पर बॉस डायरेक्ट एक्सपांशन हमेशा इतना आसान नहीं रहता। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपांशन करूंगा ना तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि a इंटू ए क्यूब, मतलब ये इक्वेशन क्यूबिक है, और क्यूबिक इक्वेशन को आप फिर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसके बदले प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, MCQ है, सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड एंड थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया, तो फर्स्ट कॉलम में मुझे मिलेगा a+2, भाई यहाँ a+2, यहाँ a+2, यहाँ a+2, वही a+2 मैं फर्स्ट कॉलम में से कॉमन निकाल लूं, देन आई हैव 1 1 1 1a1 1 1a। अब आप फर्स्ट रो की मदद से सेकंड एंड थर्ड रो पे 0 ला दो। कहाँ 0 ला दो? यहाँ और यहाँ। सो R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट्स? हमें अब यहाँ पे मिलता है, ठीक है, आप लिख रहे हो ना, आई गेस लिख ही रहे हो साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, ठीक है। चलो मैं बार बार वहां जाके देखता हूँ कि लेक्चर अच्छे से शूट हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके, सो ऑप्शन आपने लिख लिया, मैं ऑप्शन खाली रहने दे रहा हूँ, उतनी जगह छोड़ रहा हूं। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? a+2 इंटू फर्स्ट रो 1 1 1 है ना, देन यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ मिल गया मुझे a-1, यहाँ मिल गया मुझे 0, यहाँ मिल गया मुझे 0, यहाँ मिल गया मुझे a-1। बस अब आप एक काम करो, फर्स्ट कॉलम से इसे एक्सपांड कर दो। तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड करने पर a+2 इंटू 1 इंटू a-1 इंटू a-1 a-1 द होल स्क्वायर माइनस 0, और ये दोनों टर्म 0 है इसलिए सब कुछ 0। सो कुल मिला के आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए D इज इक्वल्स टू a+2 इंटू a-1 द होल स्क्वायर। अब अगर जो नो सॉल्यूशन है, राइट, सो इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे 0 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, सो a+2 इंटू a-1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर जो a+2 इंटू a-1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो या तो एक ही वैल्यू होगी -2, मतलब a+2 0 हुआ तो एक ही वैल्यू -2, और ये -1 द होल स्क्वायर 0 हुआ तो एक ही वैल्यू 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
So either we have a equals to -2 or a equals to 1. So a की वैल्यू या तो -2 या तो a की वैल्यू मिल गई आपको 1. कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से स्टूडेंट्स? सी ऑप्शन आएगा. सी में है ना -2 और 1, तो हमारा आंसर क्या है? सी है, राइट. अब अगर जो आप सी टिक करके आते हो तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है बताते हुए कि आंसर आपका गलत है. ठीक है, योर आंसर इज रॉन्ग. व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों हुआ भाई? आपका आंसर रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि आपने अभी एक स्टेप आगे वेरिफिकेशन नहीं किया है. वेरिफिकेशन वाला स्टेप बाकी है. क्या है भैया वेरिफिकेशन वाला स्टेप? तो वेरिफिकेशन वाला स्टेप ये है कि नाउ वी डोंट रिक्वायर दिस. वेरिफिकेशन वाला स्टेप ये है कि जो मैंने आपको इक्वेशंस दिए हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होने का मतलब 2 होता है ना. इसमें से भी 2 डिवीजन होते हैं, या तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. मतलब दोनों चीजें आ सकती है, राइट और रॉन्ग दोनों चीजें आ सकती है. तो वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा. तो मैं a बराबर -2 या a बराबर 1, चलो a बराबर 1 को मैं इक्वेशंस में, तीनों इक्वेशंस में पुट कर देता हूं. सो तीनों इक्वेशंस में a बराबर 1 पुट करने पर फॉर a इज इक्वल्स टू 1 ऑल इक्वेशंस आर, क्या हो जाएंगी सारी इक्वेशंस? देखो a बराबर 1 पुट करते हो तो तीनों इक्वेशंस हमें कुछ ऐसे दिखेंगी. x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ये फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन भी वही मिल रही है, थर्ड इक्वेशन भी वही मिल रही है. अब इसका क्या मतलब हुआ? सर तीनों इक्वेशन सेम है तो क्या मतलब है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है ना? आपने पूछा कि सर अगर तो तीनों सेम हुई तो इसका क्या मतलब है? तो भैया इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों एक्चुअली में एक ही इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन नहीं है बट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है, राइट है. ओके, सो a बराबर 1 के लिए देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल. और अगर जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं तो ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो नो सॉल्यूशन चाहिए. मतलब a बराबर -2 हो गया यहाँ पे कट, तो a बराबर 1 इज अवर आंसर. ठीक है, तो आपको ये वेरीफाई करना होगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको? अगर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में से 2 इक्वेशन भी सेम मिलती है ना, ये भी ध्यान दो, 2 इक्वेशन भी अगर 2 सेम मिलती है, तीनों इक्वेशन वैसे सेम मिल जाएंगी, तो फिर वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कंक्लूड होगा. ओके, नो सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है बस. इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये कंक्लूजन आपको बाय डिफॉल्ट वहां पे मिलेगा. ओके, लिख लो अभी और एमसीक्यू करते हैं, जल्दी लिख लो. Then second MCQ. ओके, सेकंड MCQ देख लो आप. So consider the system of linear equations. System of
लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई हैं x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 3, 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 is equals to 3, 3x1 plus 5x2 plus x3, sorry 2x3 is also equals to नहीं is equals to 1. ठीक है, so x1 plus 2x2 plus x3 is 3, 2x1 plus 3x2 plus x3 is 3 and 3x1 plus 5x2 plus 2x3 is equals to 1. हैस ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन. पहला ऑप्शन ये है यूनिक सॉल्यूशन. सेकंड ऑप्शन नो सॉल्यूशन. थर्ड ऑप्शन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. थर्ड ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. एंड लास्ट ऑप्शन है एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन. एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस. और ये है AIEEE 2010. ओके चलो, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके सामने है. यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस. तो डिपेंड करता है हमारा कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढना पड़ेगा, है ना. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम ढूंढ लेते हैं. अच्छा, ये इस क्वेश्चन में XYZ वेरिएबल ना लेते हुए x1 x2 x3 लिया है. तो इतनी तो समझ है हमें कि हम समझ जाएंगे कि भाई ये XYZ के बदले x1 x2 x3 है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 1 2 3 1 3 5 2. चलो इसको सॉल्व करो, है ना. सो 1 इंटू 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 माइनस 2 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 5 2 जा 10 माइनस 9, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 2, 10 माइनस 9 इज प्लस 1. लियो बात खत्म. 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0. अब क्या करेंगे भाई? डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो यहाँ पे 0 मिल गया मुझे. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स के यहाँ पे हमें सॉल्यूशंस या तो इनफाइनाइट, यूनिक सॉल्यूशंस तो खत्म, वो तो नहीं मिल रहा है हमें. तो अब आप एक काम करो, मैं आपको एक और हिंट बताता हूँ. पूछो क्या के देखो एक काम करो. फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो. कुछ अलग लॉजिक है, कुछ हटके, और फिर उसमें से थर्ड को सबट्रैक्ट कर दो. फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दो. सो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 1 2. तो क्या मिल गया आपको? 5x 1 प्लस 2 3, राइट. सो 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 माइनस, उसमें से क्या माइनस करेंगे हम? उसमें से हम थर्ड इक्वेशन माइनस कर देते हैं. सो 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू, तो राइट साइड भी कुछ होगा ना. राइट साइड होगा 6 माइनस 1 भाई. 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 1. तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि ये सारे के सारे टर्म्स कैंसिल, तो 0, राइट साइड 5, 0 इज इक्वल्स टू 5. नाउ इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नहीं है ना, ये तो पॉसिबल है ही नहीं. तो अगर जो ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉस यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है. सो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट. मतलब ये इक्वेशंस ही कुछ इस तरीके से हैं कि इनमें कोई भी सॉल्यूशन पुट करो ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे. ठीक है, ओके.
ये एक मेथड है, ये एक मेथड है, इसमें कुछ गलत नहीं किया हमने यहाँ पे ट्रिक की, हमने कुछ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें कुछ अलग ही रिजल्ट मिला, ऐसा नहीं मिलना चाहिए था हमें। ऐसा मिल रहा है तो मतलब समझना है यहाँ पे कि यहाँ कुछ ना कुछ इक्वेशंस में भारी गड़बड़ है बॉस, सॉल्यूशन डज नॉट एक्सिस्ट। ओके, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चला पहले से, क्योंकि मैंने इस इक्वेशंस में थोड़ा सा देखा तो मुझे ये समझ में आया कि फर्स्ट सेकंड ऐड करने पे थर्ड का LHS आ रहा है, लेकिन RHS वो नहीं आ रहा है, RHS हमें कुछ अलग मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कुछ एब्सर्ड रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, इसके सिवाय कोई मेथड है क्या सर, आपके दिमाग में ये आएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन होगा मेरे लिए कि क्या इसके सिवाय कोई और मेथड है क्या, है ना, क्यों नहीं है। एडजॉइंट ऑफ A इंटू B निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ A याद करो भाई, ये आपने A लिया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ A लिया, इसके लिए मैट्रिक्स A है, उसका एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। अगर जो एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इक्वल्स टू 0 मिलता है, ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और अगर जो एडजॉइंट ऑफ A इंटू B नॉट इक्वल्स टू 0 मिलता है तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। देखो, मेरा काम है आपको थॉट देना, मेरा काम है आपके जो आपके लिमिटेशंस है उस लिमिटेशंस को आगे ले जाना, लिमिटेशन को दूर करना, मतलब आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस को कुछ आइडिया देना। तो ये मैंने आइडिया दिया, इस आइडिया को अब आप और अप्लाई करने की कोशिश करो, सेम आइडिया आपके दिमाग में आने चाहिए, ऐसा कुछ क्लिक होना चाहिए। बाकी ये तो है ही अपने पास, आप अगर तो यहाँ तक पहुंच जाते हो, तो यहाँ तक पहुंचने में भी टाइम नहीं लगेगा। एक MCQ का सवाल है, 4 मार्क्स तो आपके पक्के हैं, चाहे आप यहाँ से जाओ या फिर ऐसा कुछ सोचो, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कंप्लीट करो। चलो नेक्स्ट है नेक्स्ट है MCQ, कंसीडर द सेट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, x प्लस AY बराबर 0, y प्लस AZ बराबर 0 एंड z प्लस AX बराबर 0। x प्लस AY बराबर 0, y प्लस AZ बराबर 0, z प्लस AX बराबर 0। Then set of all values of A for which the system has unique solution is ऑप्शन है R-1 B, R-1 C, कर्ली ब्रैकेट में 1 -1 एंड D, कर्ली ब्रैकेट में -1 0 1, ठीक है। मतलब कि आपको ये 3 इक्वेशंस दे रखी है, 3 इक्वेशन का सिस्टम है, हमें सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ A, ठीक है, A के लिए आपको सेट ढूंढना है, ये A है, A वैल्यू, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू विच बिलोंग्स टू दिस इक्वेशन, ठीक है। इंग्लिश वाला ये नहीं है, मतलब इंग्लिश वाला ये है, लेकिन जो हम बोलते हैं ना, दिस इज ए, सॉरी, सो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ A फॉर विच द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम जो हमें लीनियर इक्वेशंस का दिया हुआ है इसमें यूनिक सॉल्यूशंस मिल रहा है, ये कंफर्म है। तो A की कौन सी वैल्यू के लिए ये मिलना चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। एंड क्या ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है? तो यस, इसका आंसर है हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है JEE मेंस 2013 ऑनलाइन,
JEE मेंस 2013 ऑनलाइन। ठीक है, ओके, चलो तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। ओके, सो ओके सी, सबसे पहला काम आप ये करो कि x प्लस ए वाई प्लस जेड टर्म नहीं है तो लाओ 0 इंटू जेड, यहाँ पे x टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ए जेड बराबर 0, यहाँ पे z है ax है, y टर्म नहीं है, 0 इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो मैट्रिक्स A क्या होगा, 1A0 0 1 A0 1 और उसका डिटर्मिनेंट, तो मैं डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ A पर ही जाता हूँ। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A मुझे यहाँ पे मिल रहा है 1A0 0 1 A0 1। ठीक है, एक्सपांशन पे चले जाएं क्या, चले जाते हैं, एक्सपांशन पर ही चले जाते हैं, कुछ खास नहीं है इसलिए। सो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू A0 माइनस ए इंटू तो 0 इंटू 1 0 माइनस ए स्क्वायर है। अच्छा, और लास्ट वाला टर्म जो है वो 0 है, तो वो तो ठीक है, अच्छी बात है। सो 1 माइनस ए तो प्लस ए क्यूब आया, नहीं है ना। अब यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, सो ए क्यूब नॉट इक्वल्स टू -1, और अगर जो ए क्यूब नॉट इक्वल्स टू -1 देन ए नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, अगर जो ए की वैल्यू 1 हुई तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, सो ए कैन नॉट बी टेकन एज -1, बस। तो इसका आंसर है set of A is not included, that's it, so set of values of A is R, लेकिन R में से आप -1 को मिटा दो, बी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका आंसर है, जल्दी करो, लिखो। ओके, नेक्स्ट MCQ number 4, if ABC are non-zero real number, अरे सॉरी यार, तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, non-zero real numbers, ठीक है, and system of equations, क्या है यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, a-1 into x equals to y plus z, first equation, b-1 into y is equals to x plus z, second equation, and c-1 into z है ना इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो भैया ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, नाउ दिस सिस्टम हैज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस, एंट्री हो गई ना इसकी, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस।
एंड देन व्हाट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी? एंड द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी, सेकंड ऑप्शन है ए बी सी, थर्ड ऑप्शन है 1, लास्ट ऑप्शन है -1। क्या ये सब भी एग्जाम में पूछा गया है? तो इसका आंसर है यस। ये है मेंस 2014 ऑनलाइन क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो देखो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन की एंट्री हो चुकी है स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस। अब ऑब्जर्व करो कि जो इक्वेशंस हमें दी है, इन इक्वेशंस में क्या कांस्टेंट टर्म है? कांस्टेंट टर्म अगर तो आपको दिख रहा है तो मुझे बताओ, है क्या कोई कांस्टेंट टर्म? कैसे बताओगे? है ना, बात तो आपकी सही है। कोई बात नहीं, लाइव चैट में नीचे लिख के दो, अदरवाइज मन में बताओ यार, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। सो ठीक है, जवाब मुझे मिल गया, कोई बात नहीं। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो कांस्टेंट टर्म। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है स्टूडेंट्स। इसमें एक x के साथ a-1 है, तो वो तो पूरे का पूरा x वाला टर्म हो गया, ये y वाला टर्म, ये z टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है 0। सिमिलरली यहाँ पे ये y के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये y टर्म हो गया, ये x टर्म, ये z टर्म, कांस्टेंट टर्म 0। सिमिलरली यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म 0। तो भैया कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 है। ठीक है, ओके। सो कांस्टेंट टर्म इज 0। मैं काम करता हूं, पहले इनको ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा अच्छे से। a-1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0, देन x माइनस b-1 इंटू वाई माइनस नहीं प्लस जेड बराबर 0, देन x प्लस वाई माइनस c-1, हाँ, c-1 इंटू जेड बराबर 0। तो अगर जो ये नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस हैं तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 मिलेगा, हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट? ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर 0 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स। तो a-1 लो, -1 -1 1 माइनस b-1 है, यहाँ +1 है, देन ये 1 ये माइनस c-1 एंड दिस इज गोइंग टू 0। ठीक है, सो व्हाट नेक्स्ट? हाँ, क्या करोगे अब आप यहाँ पे? तो भाई अब आप यहाँ पे ये करोगे कि कुछ इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो अगर जो मैं इन दोनों को यहाँ ऐड करता हूँ, या फिर एक काम करो, मैं इन दोनों रोज को फर्स्ट सेकंड थर्ड रो को फर्स्ट रो में ऐड करूँ तो क्या मिलेगा? सो अप्लाई ऑन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सब लिखो, आप जल्दी करो। सॉरी, या फिर एक काम हम ये करें यहाँ पे कि मैक्सिमम 0 लाने की कोशिश करते हैं। हो जाएगा ना? 0 लाने की कोशिश करो, हो जाएगा। ठीक है, 0 लाते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। ये स्टेप रहने दो, आप 0 लाते हैं। ठीक है, ओके। सो पहले तो मैं काम ये करता हूं कि डिटर्मिनेंट को मैं लिखूंगा, इस डिटर्मिनेंट को मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने
सेकंड कॉलम में से -1 कॉमन निकाल लिया और थर्ड कॉलम में से -1 कॉमन निकाल लिया, तो दोनों कॉलम में से -1 बाहर निकले तो बाहर -1 इंटू -1 +1 हमें मिला। फर्स्ट कॉलम तो हमारा एज इट इज है, सेकंड कॉलम मिल गया 1 b -1, यहाँ मिलेगा -1, 1 है तो -1 हो जाएगा, फिर -1 का +1 देन -1 और यहाँ मिल जाएगा +c -1, है ना। चलो अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से आप समझो, ठीक है। अब भैया आपको लाना है यहाँ पे 0, तो कॉलम वाइज आओ रो वाइज आओ कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे तो कुछ खास। सो क्या करोगे आप, ठीक है चलो, फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके मैं सेकंड रो में फर्स्ट रो ऐड करता हूं एंड थर्ड रो में भी फर्स्ट रो ऐड करता हूं, ठीक है। तो इससे मुझे यहां तो 0 मिल ही जाएगा, इन दो जगह पे तो 0 मिल ही जाएगा। सो R2 प्लस R1 एंड R3 में R3 प्लस R1। अब इससे क्या होगा देखते हैं। R1 जो कि फर्स्ट रो है a -1 1 1 दैट रिमेन्स एज इट इज। सेकंड रो में फर्स्ट रो ऐड हो गई है ना, तो सेकंड रो में फर्स्ट रो ऐड होने पर हमें दिखेगा 1 1 कैंसिल मिला रहे मित्रों, अच्छी बात है यार, 1 1 कैंसिल मिल जाएगा, खाली a बचेगा। फिर ये यहाँ ऐड करो तो 1 1 कैंसिल हो गया, सिर्फ a बचा, गुड। फिर इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो -1 कैंसिल हो गया, खाली b बचा। फिर यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये तो 0 है, अच्छा इसको यहाँ ऐड किया तो ये भी 0 है, फिर इसको यहाँ ऐड करेंगे तो c बचेगा। तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा इजी ही मिला हमें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, राइट, एक्सपांशन। सो a -1 इंटू b इंटू c dc -0 तो राइट 0 ही आएगा। देन -1 इंटू a इंटू c ac -a इंटू 0 0 तो ac आएगा, प्लस 1 इंटू a इंटू 0 0 -ab आएगा, ठीक है। बस तो हो गया अपना a -1 इंटू bc तो abc -bc -ac -ab बराबर 0। ये तीनों टर्म उठा के आप उस तरफ ले लो तो हमें मिलता है ab प्लस bc प्लस ac बराबर abc है। आज के ऑप्शन था ना, राइट, ओके। तो यस वी हैव गॉट आवर आंसर, ठीक है। चलिए लिख लो, ये आपका आंसर है। डू इट फास्ट। अभी 1-2 एमसीक्यू और करना है, फिर एक्सरसाइज पे मैं जाऊंगा। ये 2014 के हैं, अब मैं और नजदीक जाता हूँ। डन, ओके चलो। देन सो फोर्थ एमसीक्यू आया ना शायद, फोर्थ या फोर्थ आया होगा, नंबरिंग देख लेना 4 या 5 आप। अच्छा ये मैं सब आपको दे रहा हूं होमवर्क में, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और लीनियर इक्वेशंस हैं यहाँ पे x प्लस लैम्डा वाई माइनस जेड बराबर 0, देन लैम्डा x माइनस वाई
माइनस जेड बराबर 0, देन एक्स प्लस वाई माइनस लैम्डा जेड बराबर 0. ओके डियर स्टूडेंट्स. ओके, हैज दिस सिस्टम हैज, क्वेश्चन में कहा है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस. दिस इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस फॉर. तो अगर जो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है तो फर्स्ट ऑप्शन infinitely many solutions. First of all, infinitely many solutions, ये फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन exactly one solution, exactly one solution. थर्ड ऑप्शन exactly two solutions. Then डी ऑप्शन एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस. ठीक है. चलो बताओ, ये है JEE मेंस 2016 का. ये होमवर्क में दे रहा हूं, आप मुझे बताओगे सॉल्व करके बाद में. बहुत कम लोग बताते हैं, बट आई एम श्योर कि आप बताओगे. ठीक है, आप सभी तो बताओगे. ओके, सो ये मेंस 2016 का. ऑनलाइन नहीं लिखा है, मतलब ये ऑफलाइन का. ठीक है, ऑफलाइन में पूछा गया. लॉजिक आपके सामने क्लियर है. नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 ले लेना, फिर आगे देखना क्या है. ठीक है, सो जाने दो. फिर एक सम और मैं कर रहा हूं. ये है द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ के, नंबर ऑफ real values of k for which the number of real values of k for which the system of linear equations. क्या है linear equations यहाँ पे? 2x plus एक मिनट, the number of real values of k for which 2x plus 4y minus kz is equals to 0, first equation. Then 4x plus ky minus 2z equals to 0, second. Then kx plus 2y minus 2z is equals to 0 has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. ठीक है, तो ऑप्शन में A, B, C, D 3, 1, 2, 10 means 2017 ऑनलाइन. ठीक है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस ही हैं, लेकिन इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं. तो चाहे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात आप कर रहे हो, नॉन ट्राइवियल ट्राइवियल सी, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कहा है कि नहीं कहा है. मैं उसे आप ऐसे छोड़ दो. आपको इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कहा है तो एक बात क्लियर है कि मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे 0 ले लूंगा. ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 ले लो एंड देन देखो क्या आ रहा है आंसर में. ओके, 99% तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 से ही आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे हिंट मिल जाएगी. लेकिन फिर भी अगर जो कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताओगे मुझे. ठीक है, ये क्वेश्चंस भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. ओके, जल्दी लिख लो. एक क्वेश्चन और है, वो करके फिर हम एनसीईआरटी पे चले जाएंगे. नहीं, इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूं. ओके, लिख लिया राइट.
क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो मैंने देखा ट्विस्ट है यहाँ पे, आपको ये मुझे करवाना पड़ेगा। देखो मैं इसमें पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल रहा है मुझे 2 4k 2 -k -2 एंड -2 है ना। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया मुझे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को यहाँ पे सीधे सीधा सॉल्व करूँ, ये क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा k माइनस के इंटू के स्क्वायर, तो सीधे सीधा क्यूबिक इक्वेशन है। और कुछ आपके दिमाग में आ रहा है जीरो वीरो लाने का, तो ला सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इस डिटर्मिनेंट, इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ ना, तो फाइनल फॉर्म में मुझे मिल रहा है, मैं डायरेक्टली इस पे चला ही जाता हूँ, के क्यूब, ठीक है सेम क्वेश्चन है। सो के क्यूब प्लस 4k माइनस 40। डेफिनेटली ये बड़ा विचित्र सवाल है आपके लिए, ये सवाल नया है, और जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल नया है कॉन्सेप्ट। सो ये मुझे मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो के क्यूब प्लस 4k माइनस 40 बराबर 0। अब बच्चों आप बताओ, स्टूडेंट्स बताओ कि अगर जो क्यूबिक इक्वेशन है तो सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे। सो क्यूबिक इक्वेशन है तो सॉल्यूशंस मिलेंगे 3। बिल्कुल JEE की हाइट पे हम हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल IIT जैसा फील कर रहे होंगे। जो नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, सेम वही लेवल पे हम जा रहे हैं। ओके, सो मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे 0 है ना, ठीक है। ओके, सो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स हो गए। 3 रूट्स हो गए तो के की कितनी वैल्यूज हुई स्टूडेंट्स, के की कितनी वैल्यूज हुई स्टूडेंट्स, के की वैल्यू हुई 3। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अच्छा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब ये मत समझना कि सॉरी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस तो x के हैं, x के लिए x की कितनी वैल्यूज हैं, मैनी, इनफाइनाइटली मैनी। बट वो ये k की कौन सी वैल्यू के लिए पॉसिबल है, तो k की 3 वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। आपको तो नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k पूछा है ना डियर स्टूडेंट्स, तो k की 3 वैल्यूज होंगी। यहां तक बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया। फिर से मैं एक बार बता दूं, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k हमें पूछा है, तो हमें क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक है, सब जानते हैं ये क्यूबिक है, तो इसीलिए इसके 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k इज 3। तो आप क्या टिक करके आओगे, 3 टिक करके आओगे। अनफॉर्चुनेटली, सीरियसली अनफॉर्चुनेटली, आपका आंसर रॉन्ग होगा अगर जो आपने k की वैल्यू 3 यहाँ पे रखी तो। और क्यों रॉन्ग होगा ये तो मैं जब आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये तो सुन के बिल्कुल अब ऐसे हो जाओगे कि सर ये कहाँ से आप ले आए ऐसा लॉजिक। अब ये लॉजिक है, ऐसा नहीं है, लॉजिक बहुत सारे हैं। JEE इज लाइक स्काई, मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है, स्काई हैज नो लिमिट। सो JEE हैज नो लिमिट। आपको समझने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट। अब जब तक कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलाओगे तब जाके मेंस का क्वेश्चन बनता है। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं की है, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन जो कंक्लूजन है ना ये बहुत ट्रिकी है। देखिए फिर से एक बार हम आ जाते हैं, k की 3 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k इज 3। आंसर आप 3 लिख के आओगे, लेकिन 3 यहां पे गलत होगा। क्यों गलत होगा वो बताता हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा है रियल वैल्यूज, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो 3 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इन तीनों में से रियल कितने हैं। तो जो मेरे कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स हैं, जो कहीं पे कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया उन लोग को, तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट अगर जो बताया है तो ठीक है, अच्छी बात है, अदरवाइज मुश्किल है। एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं डेस्करेट रूल ऑफ साइन। क्या कहते हो आप इसे, डेस्करेट रूल ऑफ साइन। इस डेस्करेट रूल ऑफ साइन से क्या पता चलता है, पता है,
कि पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने पॉजिटिव रूट्स मिलते हैं और पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने नेगेटिव रूट्स मिलते हैं। फिर से एक बार, पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स एंड मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स कितने होते हैं वो यहाँ पे हमें पता चलता है डेस्करेट रूल ऑफ साइन से। ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, हाँ मैक्सिमम बता रहा हूँ। अब डेस्करेट रूल ऑफ साइन है क्या, तो ये जो इक्वेशन आपके सामने है मैं इसे x में लिख लेता हूं, x³ प्लस 4x माइनस 40 बराबर 0। अब देखो आप, ठीक है, x के बदले आप अगर जो यहाँ पे प्लस पुट करते, लाइक x के बदले अगर जो आप प्लस साइन पुट करते या x के बदले प्लस x पुट करो, प्लस x, तो प्लस का क्यूब प्लस, यहां पे तो प्लस है, यहां पे माइनस है, साइन में चेंज कितने हो रहे हैं, कितने चेंज हो रहे हैं साइन में चेंज कितने हो रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे साइन में चेंज दिख रहे हैं 1। ठीक है, रिगार्डिंग माय पॉइंट, आपको साइन में 1 चेंज दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम पॉजिटिव रूट इज 1, मैक्सिमम पॉजिटिव रूट इज 1। अच्छा, फिर मतलब इसका ये हुआ कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें प्लस क्या पुट करना, सीधे सीधा गिवन इक्वेशन में आपको सिर्फ चेंज ऑफ साइन देखनी है, बस जितने चेंज ऑफ साइन होंगे उतने पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे। ठीक है, फिर नेगेटिव, अच्छा तो कितने रूट हुए, अभी एक रूट पक्का हो गया भाई, इस क्यूबिक इक्वेशन में एक ही चेंज है, साइन में एक ही चेंज है, प्लस के बाद माइनस, तो साइन में एक चेंज हुआ तो इसका एक रूट पक्का है, एक रियल रूट पक्का है। लेकिन अगर जो मैं इसी इक्वेशंस में नेगेटिव साइन पुट करूं, x के बदले मुझे माइनस x पुट करना है, तो नेगेटिव साइन पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म की साइन क्या आएगी, माइनस, सेकंड टर्म की साइन क्या आएगी, माइनस, थर्ड टर्म की साइन क्या आएगी, माइनस। तो यहां पे नो चेंज इन साइन, यहां पे नो चेंज इन साइन है क्या, तो इसका मतलब ये हो गया कि नो नेगेटिव रियल रूट इज पॉसिबल। अब कंफ्यूजन, आप बोलोगे कि सर आपने बताया तीन रूट्स हैं, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स हैं, एक पॉजिटिव रूट है, रियल रूट, एक पॉजिटिव रियल रूट है, तो बाकी के 2 रूट्स कौन से होंगे, क्योंकि नेगेटिव रियल रूट तो है ही नहीं, तो मतलब एक ही रियल रूट हुआ ना, तो यस इस क्यूबिक इक्वेशन में एक रियल रूट है, बाकी के दोनों रूट्स बेसिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बाकी के जो दोनों रूट्स हैं वो इमेजिनरी कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैंने के की रियल वैल्यू क्वेश्चन में पूछी थी, यहां लिखा था नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ के, सो इन दैट केस नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। जिसको अभी इसमें और ज्यादा डिटेल में समझना है वो पहले डेस्करेट रूल ऑफ साइन को समझे, गूगलिंग करें, और गूगल पे आप डेस्करेट रूल ऑफ साइन टाइप करोगे, आपको वहाँ पे डेफिनेटली सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी या रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में आप मुझसे वापस पूछ सकते हो, मैं इससे रिलेटेड डेस्करेट रूल ऑफ साइन से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स में डेस्करेट रूल ऑफ साइन अप्लाई करके पॉजिटिव नेगेटिव रियल रूट्स पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन को आपने समझा, आपको सिर्फ एक पॉजिटिव रियल रूट मिल रहा है, नेगेटिव रियल रूट है ही नहीं, तो 3 में से एक ही रूट तो कंफर्म हुआ ना, तो बाकी के दोनों रूट्स कौन से होंगे, बाकी के दोनों रूट्स होंगे इमेजिनरी, और हमें रियल रूट पूछा है इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर आएगा 1, के की सिर्फ एक रियल वैल्यू मिलेगी, है ना। हाइट वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था टफ क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट एक सम और हम इसमें देख लेते हैं जो लेटेस्ट में पूछा गया है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, हाँ लेटेस्ट में पूछा गया है 2018 में, तो एक सम और हम देख लेते हैं बस, फिर उसके बाद हम ये लेक्चर यहीं खत्म करेंगे अनफॉर्चुनेटली। हाँ सो 6 पे आए नहीं,
So if the system of linear equations x plus ky plus 3z is equals to 0, 3x plus ky minus 2z is equals to 0, 2x plus 4y minus 3z is equals to 0 has non-zero solution xyz has non-zero solution xyz, then x into z upon y square equals to what? x into z upon y square is equals to what? So इसके ऑप्शंस हैं 30 minus 10, 10 minus 30, और ये पूछा गया है मेंस 2018 ऑफलाइन क्वेश्चन है, मतलब कि सीधे सीधा जो ऑफलाइन पेपर पहले कंडक्ट होता था एक सिंगल पेपर, उसी का सम था पेन एंड पेपर मोड में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में भी अच्छा ट्विस्ट है। यहाँ पे आपको पता है क्या खास चीज पूछी है, यहाँ पे आपको ये कहा है कि इस इक्वेशन में नॉन जीरो सॉल्यूशंस है। नॉन जीरो सॉल्यूशंस है मतलब ये ट्राइवियल तो नहीं हो सकता, तो ये नॉन ट्राइवियल है। नॉन ट्राइवियल है इसलिए, और कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो नॉन ट्राइवियल है इसलिए इसका डिटरमिनेंट हमें मिलेगा 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 ले लो, फिर देखते हैं क्या मिलता है। हाँ, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, ठीक है। सो 1 3 2 k 4 3 -2 -3, और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये डिटरमिनेंट सिंपल सा डिटरमिनेंट है, तो मैं डायरेक्टली इसमें आंसर्स पे ही चला जाता हूँ। जब इसमें हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो k की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो है 11। ठीक है, k की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है 11। ठीक है, अब कहानी तो अब आगे स्टार्ट होती है। k की वैल्यू मिल गई, वापस इस इक्वेशन में पुट कर दो, x प्लस 11y प्लस 3z बराबर 0, 3x प्लस 11y माइनस 2z बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 3z बराबर 0। मतलब क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ, k की वैल्यू मिल गई, आपको पूछा है xz अपॉन वाई स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड, तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करने पर 3x माइनस एक्स इज 2x, 11y कैंसिल, -2 -3 -5z, तो x इज इक्वल्स टू 5z अपॉन 2 आ गया। बोलो स्टूडेंट, समझ में आया? xz अपॉन वाई स्क्वायर है, ये z नहीं है, वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 5z अपॉन 2 आ गया। x की वैल्यू मुझे क्या मिली, 5z अपॉन 2। अब आप क्या करो पता है, अब आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और y की वैल्यू z के टर्म में ढूंढो, किसी भी इक्वेशन में रख दो। जैसे कि मैं थर्ड में पुट कर देता हूँ, तो मुझे दिख रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मिटा दो। तो मैं x की वैल्यू 5z अपॉन 2 थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो 2x इज इक्वल्स टू सीधे सीधा 5z ही रखू ना, तो 5z प्लस 4y माइनस 3z बराबर 0। सो 4y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2, लेकिन वहां चला जाएगा -2z। सो y इज इक्वल्स टू -z अपॉन 2। नाउ xz अपॉन वाई स्क्वायर है, तो x की वैल्यू xz अपॉन वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू 5z अपॉन 2 पुट करो, 5z अपॉन 2, साथ में z है और नीचे वाई स्क्वायर है, विच इज
माइनस जेड अपॉन 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्या आया आंसर? अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं। स्टूडेंट समझ में आ रहा है भाई? z इंटू जेड, जेड स्क्वायर, नीचे माइनस का स्क्वायर प्लस, तो जेड स्क्वायर तो खत्म हो गया। सो 5/2 नीचे आएगा -1/4। क्यों? ऐसा ही आएगा ना, ठीक है, ओके। बस तो आप माइनस नहीं, सॉरी प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 4 ऊपर ले जाओ, 5 इंटू 2 10, 4/2 इज 2, सो 5 इंटू 2 10। तो आपका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 10 आ गया। मेंस 2018 का सम है। तो इसी के साथ अपने एमसीक्यू आज के ख़त्म हो रहे हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सारा लेक्चर इसी में चला जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि मेरे पास और कोई ऑप्शन था। करवाना ज़रूरी था, फ्लो में करवाना ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। 4th चैप्टर पे आ जाओ। 4th चैप्टर का वो जो एक ओनियन वाला क्वेश्चन है 4.5 में, वो जल्दी जल्दी हम खत्म कर लेते हैं। टाइम लेक्चर तो हमारा अभी चल ही रहा है, एंड ब्लॉक से लेक्चर अगर तो कट हो जाए, समझ लो लेक्चर अगर तो कट हो जाए बाय चांस, तो फिर अपना लेक्चर वहीं खत्म हो जाएगा। चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्सरसाइज 4.6 उसका क्वेश्चन नंबर 15 पहले, 4.6 और क्वेश्चन नंबर 15। सो 4.6 में क्वेश्चन नंबर 15 में हमें पता है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। आपको मैट्रिक्स ए दे दिया है, राइट? एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और कहा है कि इसका ए इनवर्स फाइंड करो। तो कर लेंगे हम। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ले लेंगे। और फिर हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है 2x minus 3y plus 5z is equals to 11, 3x plus 2y minus 4z is equals to -5, x plus 2y, sorry, x plus y minus 2z is equals to -3। तो देखो इस सिस्टम में जो हमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट दिए हैं वो यहीं पे है, 2 - 3 5, 3 2 -4, 1 1 -2। तो आपने ए इनवर्स तो ढूंढा ही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 ही मिलना है, तभी इसमें पूछा है। तो आपने ए इनवर्स तो ढूंढ ही लिया, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बस अब सीधे सीधा यहाँ पर आप आ जाओ, तो सॉल्यूशन मैट्रिक्स एक्स is equals to x y z। so matrix x is equals to a inverse into d, 1 determinant of a into adjoint of a into b, adjoint of a 1 determinant of a into adjoint of a, सीधे सीधा यहाँ लिख लेना, ठीक है, जो भी आए। और उसके साथ में मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको मैट्रिक्स एक्स मिल गया। मैट्रिक्स एक्स मिल गया मतलब एक्स वाई जेड मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लेक्चर, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है, लिख लो। एंड बस तो हम एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। वो एक ओनियन वाला क्वेश्चन वापस रह गया, क्वेश्चन नंबर 16। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ओनियन। So let's say के cost of onion is x, cost of wheat is y per kg, and cost of rice per kg is z, ठीक है। तो अगर जो 1 किलोग्राम की कॉस्ट 4 रुपीज है, तो 4 किलोग्राम की कितनी हुई? 4x हुई। वेट की 1 किलोग्राम y है, तो 3 किलोग्राम की कितनी हुई? 3y हुई। एंड राइस की 1 किलोग्राम अगर जो कॉस्ट z है, तो 2 किलोग्राम की कितनी हुई? 2z हुई। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया है। जल्दी जल्दी करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, अरे चला गया भाई। फर्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 60। सो इक्वेशंस ऐसे लिखने का कि इक्वेशंस बाय द गिवन इंफॉर्मेशन, इक्वेशंस
लुक्स लाइक दिस, इक्वेशन लुक्स लाइक दिस। फिर सेकंड इक्वेशन है कि 2 किलोग्राम ओनियन की कॉस्ट, सो 2x प्लस 4 किलोग्राम वेट तो 4y प्लस 6 किलोग्राम राइस तो 6z, इन तीनों का टोटल मिला के 90 रुपीज हो रहा है। एंड थर्ड इक्वेशन है 6 किलोग्राम ओनियन तो 6x प्लस 3 किलोग्राम 2 किलोग्राम वेट तो 2y प्लस 3 किलोग्राम राइस तो 3z, इन तीनों का टोटल होके 70 रुपीज हो रहा है। तो बस ये तीन इक्वेशंस आपको मिल गए। आपको पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी। ईच आइटम पर केजी मतलब कि x रुपीज वाई रुपीज जेड आपको पूछा है, मतलब एक्स वाई जेड पूछा है। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल, सो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप मैट्रिक्स x ढूंढोगे, वहां से आपको एक्स वाई जेड मिल जाएगा, मतलब कि इंडिविजुअल कॉस्टिंग पर केजी आपको मिल जाएगी। सो दिस इज एंड ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा अभी होगा, जो मैंने डिटर्मिनेंट की आपको शीट दी हुई है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम सम्स भी बहुत सारे हैं, प्रूडेंट और एमसीक्यूज भी अच्छे अच्छे हैं शायद, तो उसमें से बहुत अच्छे अच्छे सम्स हैं जो हमें करना है। ठीक है, मैं ऐसा होगा तो एक काम ये करूंगा कि आपको पहले व्हाट्सअप कर दूंगा कि मैं कौन कौन से सम करवाने वाला हूँ, जिससे आप उन सब की प्रैक्टिस कर सको और आपके पास वो सम्स इन हैंड हो। ठीक है, एटलीस्ट 10-12 सम्स तो हम कर ही लेंगे, पहले से डिसाइडेड होगा तो कुछ हम उसे मैं क्वेश्चंस लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। हाँ, ये सही मेथड है। ठीक है, मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस ही आपको पहले बता दूंगा कि मैं एग्जैक्टली ये वाले क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, तो मैं सीधे क्वेश्चंस पे चला जाऊंगा, मुझे कुछ वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड देन उसके बाद मिसलेनियस, कुछ एक लेक्चर और हमारा अभी जाएगा, फिर उसके बाद मिसलेनियस खत्म हो जाए, चैप्टर खत्म, और प्रैक्टिस थोड़ी एमसीक्यू की करके हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पे चले जाएंगे। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हमारा चैप्टर फिर क्लोज। ठीक है, चलो बाय।